नमस्कार मित्रों, RBIS पीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सभी परीक्षाओं में यह लाभकारी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। इनके द्वारा द्वैत शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। सी ऑप्शन। व्याख्या देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद उसके प्रधान को आज्ञा दे दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवानों मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा, यह छाया आवश्यक है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर ही महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग की मुकदमा चलाया गया था। 1788 से 1795 तक यह मुकदमा चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया था, न कि अपने लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग्स। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। कॉर्नवालिस जी ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथ में केंद्रित कर दी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार दे दिया। 1790-92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली न्यायालय, 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दिया गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के शासन में भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? कॉर्नवालिस के समय यह हुआ था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था लोक सेवा का प्रवर्तन। देखिए, कॉर्नवालिस के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? बी, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच हुए थे। ये बसीन की संधि 1802 में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार करी। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ 60,000 सैनिक पेशवा की सुरक्षा हेतु उनके राज्य में रखने का वायदा किया, जबकि इसके बदले पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दी। आइए अगला प्रश्न।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, आइए सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था यह सहायक संधि। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली याद रखिएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले, कहाँ गया हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम पहले भारतीय थे। आइए इधर देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की, उनके द्वारा की गई संधि को सही कालक्रम के अनुसार कूटबद्ध करना है। तो ए ऑप्शन है सबसे पहले हैदराबाद के निजाम, फिर दूसरा मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। देखिए 1 2 3 लाइन से मिला हुआ है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था पहला शासक। आइए, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने किया था, मैसूर के शासक ने किया था, इंदौर के होलकर राज्यों ने नहीं किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले हैदराबाद 1798, फिर मैसूर, फिर तंजौर, देखियो अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरत, इन लोगों ने सहायक संधि की थी। वेलेस्ली ने सहायक संधि लेकर आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता, प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। आइए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोपीय साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो वेलेस्ली की बात है, सहायक संधि इन्हीं ने की थी। देखिए आंग्ल अंग्रेज और नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके मध्य हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की बात है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुई थी, गवर्नर जनरल के काल में हुआ था हेस्टिंग्स। 1816 में जो सिगौली की संधि होती है से यह युद्ध समाप्त हो गया था। आइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध से संबंधित है। लेकिन डी ऑप्शन लॉर्ड कार्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा लास्ट हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ना कि कार्नवालिस के समय। आइए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। आइए, तत्कालीन कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। ठीक है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? बी ऑप्शन लॉर्ड कार्नवालिस संबंधित है। सती प्रथा पर पाबंद लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल। देखिए इसकी व्याख्या आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। सती प्रथा आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। ठगों को दमन के लिए नियमित कौन सा संबंध है? कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 में बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से 44 के दौरान है। 43 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज में विलय निम्नलिखित किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के आधार पर हुआ था। देखिए, अवध जो हमारा क्षेत्र है
वह कुप्रशासन के आधार पर यह अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था। डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अवध का विलय 1856 में कुप्रशासन के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए 1856 में अवध का जो विलय हुआ था ये सब सुमेलित, और सब गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति तथा विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी ने ऐसा किया था। वहीं ब्रिटिश द्वारा कुशासन को का बहाना लेकर किस शासक को हटा दिया? तो अवध में ऐसा हुआ था, कुशासन के आधार पर अवध में शासक को हटा दिया गया था। आइए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसीय राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। सबसे पहले सतारा, संबलपुर, फिर झांसी। देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम ये थे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल लाइन किन नगरों के बम्बई और थाना के बीच चलाई गई थी? याद है तो सब छोटा सा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में हुई थी, देखिए ए ऑप्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय हुआ था। लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप में देने वाले डलहौजी साहब थे, ठीक है। PWD डलहौजी ने प्रारंभ किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लाया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासन में लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, याद रखिएगा। 1 नंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? कैनिंग महोदय ने यह सुनाया था, महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के। वहीं कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था, यही प्रथम वायसराय भारत के थे, ठीक है। 1 नवंबर 18 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पे? इलाहाबाद में। प्रश्न रिपीटेड है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की महारानी की घोषणा ने। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।